नमस्कार प्यारे बच्चों, द फ्लैश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे MT04 द कॉस्मिक टेस्ट सीरीज़ का केमिस्ट्री के सोल्यूशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक था केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? कंसिडर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन X2Y विद द एक्टिवेशन एनर्जीज EB and EF for the backward and forward reactions respectively in general। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? देखो रिएक्शन दिया हुआ है, क्या X से बन रहा है Y, साथ में क्या बोल रहा है? विद द एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल रहा है। मतलब ये क्या होगा? X कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद क्या बनेगा? Y। ये बात समझ में आया? चलिए तो देखिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? ठीक है, कि रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक एनर्जी बैरियर पार करना होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है बैरियर पार करने के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो एक्स से वाई बनने के लिए उसको हीट एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है, वो ज़्यादा होगा किससे? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड के। ठीक है, क्योंकि एक्स से वाई बनने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाने के लिए उसको हीट रिक्वायर्ड है, इसीलिए आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इज़ ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए कौन सा है? बैकवर्ड इज़ ग्रेटर देन फॉरवर्ड, बैकवर्ड इज़ लेस देन फॉरवर्ड, तो आपका 51 का जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अ रिएक्शन वाज फाउंड टू बी सेकंड ऑर्डर with respect to the concentration of carbon monoxide if the concentration of carbon monoxide is doubled with everything else kept the same, the rate of reaction will। ठीक है, तो देखिए R is proportional to A की कंसंट्रेशन पावर 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर बोल रहा है। ठीक है, ए का जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, बोल रहा है इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डबल्ड। ठीक है, इसको अगर मैं R इज प्रोपोर्शनल टू मैं 2A ले लूँ तो स्क्वायर के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A का स्क्वायर, सॉरी 4A का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन देखो फर्स्ट के कंपैरिजन में कितने हो गई? 4 टाइम्स हो गई, तो इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, 52 का जाएगा आपका B। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन जिसने भी सही किया है कमेंट सेक्शन में लिख दे मैंने सही किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। ठीक है, क्या बोल रहा है? डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलोज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन 50 मिनट्स द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 to 0.125 मोलर इन वन सच डिकम्पोजिशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेस 0.05 मोलर, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 विल बी। ठीक है, क्या दिया हुआ है? H2O2 का डिकम्पोजिशन कैसे होता है बच्चों? H2O प्लस O2, बैलेंस करिए। हाँ, बैलेंस हो गया। ठीक है, अभी देखिए क्या बोल रहा है? हाँ, कंसंट्रेशन 0.5 से 0.125 मोलर हो रहा है कितने मिनट्स में? 50 मिनट्स में। ठीक, इनिशियल कंसंट्रेशन थे 0.5। ठीक है, उसके बाद कितना कम हो गया? ये 0.125 तक हो गया। ठीक है, कितने मिनट्स में? 50 मिनट्स में। एक चीज़ देखिए, यहाँ से यहाँ पहले ये 0.25 कम हुआ होगा, उसके बाद कितना कम होगा? 0.125, मतलब यहाँ से यहाँ इसका कंसंट्रेशन हाफ हो गया। इसको इसी को क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, और यहाँ से यहाँ एक और हाफ लाइफ पीरियड। ये बात समझ में आया? ठीक है, देखिए 2 इंटू हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 50 मिनट्स। मैं यहाँ से हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकता हूँ बच्चों, कितना आ गया? 25 मिनट्स। ठीक है, चलिए मेरे पास हाफ लाइफ आ गया 25 मिनट्स। आगे देखिए, यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, देन के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 25। ये क्या आ गया? के। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? रेट ऑफ डिसअपेयरिंग ऑफ H2O2। ठीक है, कितना बचा लास्ट में? 0.05 मोलर। चलिए निकालते हैं। R इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा? के की वैल्यू कितनी है? 0.693 इंटू 25। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? लॉग। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 0.5, फाइनल कंसंट्रेशन है 0.05। ठीक है, आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से निकालोगे तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। आप कहाँ से निकाल? R इज इक्वल टू के
H2O2 का कंसंट्रेशन की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। R इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 0.693 अपॉन 25। H2O2 का कंसंट्रेशन कितना है 0.05। बात समझ में आया, ठीक है। ये आ गया आपका R। यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, R इज इक्वल टू हाफ ऑफ H2O2 का कंसंट्रेशन, ठीक है, इज इक्वल टू अपॉन dt, ठीक है, हाफ ऑफ H2O का कंसंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल टू O2 का कंसंट्रेशन अपॉन dt। ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या निकलेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, लेकिन R के फॉर्म में लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O है, सॉरी रेट ऑफ डिसअपेयरिंग ऑफ H2O है, ये R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और ये 0.693 अपॉन 25 इंटू 0.05। ये बात समझ में आया, ठीक है। ये जो R निकला है ये क्या है, पूरे रिएक्शन के लिए क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 हो जाएगा। समझ में आया, ये पूरा ताम झाम सॉल्व करें तो आ जाएगा आपका 6.93 इंटू 10⁻⁻4 मोलर पर मिनट। समझ में आया, ठीक है। ये पूरा आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा आंसर। देखिए आपका कौन सा मैच कर रहा है, पावर 2 ना 6.93 10⁻4 मोलर पर मिनट, ठीक है। तो आपका 53 का जाएगा 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय आर्हेनियस इक्वेशन एज K इज इक्वल्स टू A e की पावर E अपॉन RT। इन दिस इक्वेशन E रिप्रेजेंट्स, ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 54, K इज इक्वल टू आर्हेनियस कांस्टेंट E की पावर माइनस E अपॉन RT, ये दिया हुआ है। और बोल रहा है E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल रहा है द एनर्जी बिलो विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल नॉट रिएक्ट, ठीक है। हाँ, E क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है उससे कम अगर एनर्जी ही रहता है तो क्या होता है, जो रिएक्शन होता है वो नहीं होता है। समझ में आया, तो आपका 54 का जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। E क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक बैरियर होता है, उसको पार करने के लिए जो एनर्जी लगती है रिएक्शन में उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और वो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स से कम होगा अगर एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी, तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। फॉर द रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, A प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं, बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। Then it is observed that on doubling of initial concentration of A only the rate of reaction is also doubled, ठीक है। R is proportional to क्या लिख सकते हैं, A की concentration and B का concentration। पहला क्या बोल रहा है, A का concentration डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाती है, तो ज़रूर इसको डबल करने से अगर ये सिर्फ डबल हो रहा है तो ये इसके पावर में होगा 1, ठीक है। On the doubling of initial concentration of both A and B there is such change by a factor of 8 in the rate of reaction, the rate of reaction is given by, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि अब दोनों को डबल कर रहे हैं तो रेट कितने हो रहा है, इनिशियल इंटू 8 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो इसको डबल करने से डबल हो रहा है और इसको डबल करने से 4 टाइम्स होगा, तभी दोनों मिला के 4 इंटू 2 8 टाइम्स होगा, तो जरूरी क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तभी इसका डबल करेंगे तो 4 टाइम्स होगा और इसको डबल करने पे 2 टाइम्स, 4 इंटू 2 8 टाइम्स, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू A की पावर 1 B की पावर 2। कौन सा दिया है, A की पावर 1 B की पावर 1 A की पावर 2 B की पावर 2, नहीं, A की पावर 1 B की पावर 2, तो 55 का आपका चला जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जा सकता है। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये भी सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर टू द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू एक्सप्रेस्ड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोग जानते हैं, ठीक है, जीरो ऑर्डर भी होता है जो जीरो होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 2/3 ऑर्डर, ठीक है, ये सब पढ़े ना हम लोग, ठीक है। तो वो इनकरेक्ट कौन सा है, फोर्थ, 56 का आपका जाएगा फोर्थ, और जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज, ठीक है, देखिए 57, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा नहीं। ए गैस से बन रहा है, 2b गैस प्लस सी सॉलिड, ठीक है। चलिए इसके लिए क्या निकालना है हमने को, रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है, के निकालना है, ठीक है, के निकालना है, देख लो। चलिए बात करते हैं, सपोज t इज इक्वल टू 0 पे ये रहा होगा p नॉट, ले लेते हैं, ठीक, सब में p नॉट दिया है, और ये रहा होगा 0 और ये 0, t इज इक्वल टू t कोई भी टाइम पे, ठीक है, ये रहा होगा कितना, p नॉट माइनस p खर्च हुआ होगा, और ये अगर p खर्च हुआ होगा तो ये बना होगा कितना 2p, ठीक है। इसके लिए ये सॉलिड है, देखो प्रेशर की बात करना पाप है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टोटल प्रेशर निकाल सकता हूँ बच्चों, अगर मैं P टोटल लिख रहा हूँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस P प्लस 2P, ये आ जाएगा P नॉट प्लस P, समझ में आया, यहाँ से ये कट गया, ठीक है, ये है P टोटल, यहाँ से मैं P की वैल्यू निकाल सकता हूँ, P इज इक्वल टू P टोटल माइनस P नॉट, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस हो गया, बात समझ में आया। चलिए अब क्या लिखते हैं इसके लिए, रेट कांस्टेंट लिखते हैं, या k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है 2.303, चलो ln में है तो ln में लिख देंगे 1/t ln, ठीक है। उसके बाद इनिशियल प्रेशर कितना है p नॉट, एट टी टाइम पे कितना है p नॉट माइनस p की वैल्यू क्या है, k इज इक्वल टू 1/t ln p नॉट माइनस p की वैल्यू कितनी है, pt माइनस p नॉट, ठीक है। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1/t ln p नॉट अपॉन, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा p नॉट माइनस pt प्लस p नॉट, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/t ln p नॉट अपॉन 2p नॉट माइनस pt, ठीक है। देखिए मैच करके देखिए कौन सा मैच हो रहा है, 1/t p नॉट अपॉन 2p नॉट माइनस p, 2p नॉट माइनस pt, ठीक है। तो आपका 57 का जाएगा 2, समझ में आया, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको खेलना है और यहाँ पे पुट करना है, इतना सा काम है बस, ठीक है। क्लास में सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई गई थी, ठीक है। इस चैप्टर में 100-150 कितने सारे क्वेश्चन सर ने पीपीटी बना बना के आपको क्वेश्चन कराया था, पूरा याद आया, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन है, ठीक है, नीट में भी वहीं से आएगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 58 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन ऑफ इट्स रेट डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको फार्मूला पता होगा इसका फार्मूला होता है log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। K2 की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो क्या बोल रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 20 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट हो रहा है डबल, रेट डबल होगा तो K भी होगा डबल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2K डबल हो गया, और इनिशियल क्या है K इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू भी दी हुई है क्या, यस, ठीक है, कितनी दी हुई है 8.314, ठीक है, इंटू 1 अपॉन T1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे प्लस, देखो T कैपिटल है तो आपको क्या लेना है, कैल्विन में लेना है, माइनस 1 अपॉन 35 प्लस 270 हो गया कैल्विन में चेंज, बात समझ में आया, ठीक है। यहाँ से K कट जाएगा, ये आ जाएगा log 2 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 308 माइनस 293 अपॉन 293 इंटू 308, ठीक है, ये समझ में, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ से अब अगर EA की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा बच्चों 3467, ठीक है, 0,
जूल पर मोल। ठीक है, चलिए अगर इसको मैं किलो जूल में चेंज करूँगा तो आ जाएगा ये 34.67 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने जूल में रखा था इसका वैल्यू, जूल पर मोल पर केल्विन में, तो आंसर आपका जूल में आएगा। उसके बाद आपको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 34 एक ही ऑप्शन 34.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 34.7 किलो जूल पर मोल। समझ में आया? तो आपका 58 का जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, सपोज आप मान के चलिए ए से बन रहा है क्या, बी। व्हेन टी इज इक्वल टू 0 रहा होगा तो ये होगा 100%। ठीक है, व्हेन टी इज इक्वल टू कुछ भी रहा होगा टी, या ठीक है इस टाइम पे ये जो टी निकाल रहे हैं इस टाइम पे हम लोग ये मान रहे हैं कि 99% आपका क्या हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब क्या है, ये 99% क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। बचा कितना, 1%। ठीक है, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 100%। ठीक है, एंड टी टाइम पे जो टी निकालना है अपने को 1% का कंसंट्रेशन बचा हुआ है। ठीक है, इसका रेट कांस्टेंट भी दिया हुआ है के। अब निकाल सकते हैं टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और एट टी टाइम कंसंट्रेशन है 1। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, लॉग 10⁻²। 2 सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, 2 3 जार 6, 2 0 जार 0, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 अपॉन के। ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 4.606 अपॉन के। तो 59 का आ गया फर्स्ट। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू इच of the solution of AgNO3, CuSO4 and AgCl when AgCu and Ai are deposited at cathode. The molar ratio of AgCu and Ai deposited are। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, तो जो मोलर डिपॉजिटेड बोल रहा है, ठीक है बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके नंबर ऑफ एक्सचेंज या चेंज्ड इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए मेरे पास क्या है, AgNO3, ये जब डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, Ag प्लस और NO3 माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का या 1 चार्ज का। ठीक है, या 1 फैराडे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सेकंड क्या दिया है, CuSO4, ये डिसोसिएट होकर बनेगा Cu प्लस 2 एंड SO4 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। थर्ड क्या है, AlCl3, यहाँ पे Al प्लस 3 एंड Cl माइनस 3Cl माइनस, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं, इनका रेशियो अगर निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। अब पूरे में अगर मैं इंटू 6 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 6:3:2। बात समझ में आया? कौन सा जाएगा, 60 का 2। कोई दिक्कत? ठीक है, तो नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ फैराडे मोलर डिपॉजिटेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When an aqueous solution of H2SO4 is electrolyzed, the ion discharge at anode is। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, एनोड पे देखो, जब भी एक्वस H2SO4 दिया रहेगा, इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा, एक्वस दिया रहेगा। ठीक है, एक्वस सिर्फ H2SO4 दिया रहा तो वहाँ पे क्या हो सकता है, सल्फेट आयन हो सकता है SO4 माइनस। लेकिन एक्वस दे दिया है, क्या दिया है, एक्वस। एक्वस में होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे जब भी एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइज्ड करते हैं, ठीक है, तो एनोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, हमेशा O-2। ठीक है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके O2 गैस रिमूव कर देगा। ठीक है, रिलीज कर देगा। तो आपका 61 का जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 द रिएक्शन Cu प्लस
2 इलेक्ट्रॉन्स Cu टेक्स प्लेस एट, ठीक है। यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है और कॉपर बना रहा है, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है और कॉपर बना रहा है, ठीक। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ये कब, यह कहाँ होता है, ये होता है बच्चों हमेशा कैथोड पे, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, ठीक है। तो 62 का जाएगा 2, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। द वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वर्सेस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज करेक्टली गिवन इन द प्लॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, जो क्या होता है लेमडा इक्विवेलेंट, ठीक है, और क्या दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे जैसे देखिए इधर इधर देखिए, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन को नॉर्मलिटी के फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। इधर देखिए जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वैसे क्या होता है ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो क्या है डिक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर रिलेशन पूछेगा किसमें, लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन नॉर्मलिटी में, तो आपका बनेगा कुछ इस तरह से डायग्राम, ठीक है। ये एक कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो डेल्टा इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। लेकिन पूछा किसके इसके बीच में है बच्चों, लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन 1/n, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनेगा उल्टा ऐसे, ठीक है, समझ में आया। 1/n के साथ पूछा हुआ है, बात समझ में आया। ये क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/n क्या है, ठीक है, इस टाइप से इनका रिलेशन होता है, ठीक है। इधर देखिए जैसे जैसे कंसंट्रेशन हम लोग इंक्रीज करते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज होता है। यहाँ पे 1/n के साथ अगर इनका ग्राफ बनेगा तो ये इसका उल्टा बनेगा, ठीक है। तो आपका 63 का जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Limiting molar conductance of H plus and CH3COOH ions are 344 and 40 respectively. The molar conductance of 0.08 molar CH3COOH is 48. What will be the value of Ka for the CH3COOH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम की पार्ट है और केमिकल इक्विलिब्रियम का भी पार्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, CH3COOH, ये एक वीक एसिड है, ठीक है। वीक एसिड डिसोसिएट होता है किसमें, H प्लस CH3COO माइनस H++ उसका कंजुगेट बेस, ठीक है। इनके लिए क्या था लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी दिया है, ठीक है। H+ के लिए कितना दिया है 344 एंड CH3COOH के लिए कितना दिया है 40, ठीक है। और CH3COOH के लिए कितना दिया है 48। बात समझ में आया। अगर इसके लिए मैं यहाँ पे अल्फ़ा कैलकुलेट करूँ तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे मेरे पास 344 इंटू 40/48, ये मेरे पास क्या आ गया अल्फ़ा आ गया। अगर मैं यहीं पे क्या क्या पूछा है के ए की वैल्यू पूछेगा, के ए इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, C⁴/1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद होगा जिन्होंने आयनिक या हाँ आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा बहुत कम रहता है अगर, तो क्या करते हैं इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अल्फ़ा हमने कैलकुलेट किया नहीं है, मेन फॉर्मूला में के की वैल्यू रखेंगे, के इज इक्वल टू सी कितना है 0.008 मोलर है ना, एंड कंसंट्रेशन अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 344 इंटू 40/48, ये समझ में आया, ठीक है। पूरे का क्या है स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा 344 इंटू 40/48, ठीक है। ये पूरा ताम झाम सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा बच्चों के ए इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। पूरा सॉल्व करके कैलकुलेशन करके मेरे को बताना ये आंसर आपका करेक्ट आया या नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। 65 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन Cu सॉलिड से
प्लस 2Ag प्लस एक्वस से Cu प्लस 2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ इसके लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.46 वोल्ट एट 298 केल्विन, ये मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, और क्या पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो के पूछ रहा है, तो ई नॉट इज इक्वल टू होता है 0.06 अपॉन एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे किया जाता है, अपॉन क्या हो जाएगा लॉग के सी। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ई नॉट कितना दिया हुआ है 0.46 इज इक्वल टू 0.06, यहाँ पे 0.059 होता है, मैं 6 लेके सॉल्व करता हूँ। एन इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, तो अपॉन 2 एंड लॉग के सी, यहाँ से आप के सी की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा ये मेरे पास 4.0 इंटू 10⁻15। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आप प्रैक्टिस करिए बस। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे मैं बोर्ड में करूँगा। ठीक है, इससे अच्छा आप खुद ही करो। ठीक है, यहाँ से आप खुद सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ तक पूरा केमिस्ट्री खत्म हो गया, इधर से मैथ्स चालू हो गया। ये तो आपका स्ट्रॉन्ग है ही मैथ्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, इफ द E naught cell for a given reaction has negative value, then which of the following gives the correct relationship for the values of delta G naught and K equivalent। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा G naught इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, एंड होता है ये ई नॉट इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है ई नॉट ऑफ द सेल क्या है, इफ द ई नॉट ऑफ द सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज़ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ई नॉट अगर नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा 0 से बड़ा। ठीक है, देखिए कौन कौन से ऑप्शन में डेल्टा जी 0 से बड़ा है, एक ये और एक ये। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू मोर देन 0, देन वहाँ पे के क्या हो जाएगा, के आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव आएगा मतलब क्या है 0 से छोटा। ठीक है, देखिए कौन सा 0 से छोटा है, कोई भी नहीं है। पर यहाँ पे देखिए 1 से छोटा, ये 1 से बड़ा होगा मतलब 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा है मतलब 0 से छोटा हो सकता है, तो 66 का जाएगा आपका 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 67, a first order reaction is 50% completed in 1.26 into 10 to the power 14 second. How much time would be take it for the 100% completion? आप लोग बताइए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगा है? इसके 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, उसको कंप्लीट होने के लिए क्या लगेगा, इनफाइनाइट टाइम्स लगेगा। ठीक है, इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर 4 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है फॉर क्वेश्चन नंबर 68, फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए से एल बन रहा है, द रेट एक्सप्रेशन इज माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट रेट इज नेगेटिव। ठीक है, क्या नेगेटिव साइन, क्या रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के लिए लिए तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, नेगेटिव साइंस इंडिकेट्स द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर जाएगा 2। ठीक है, जो पॉजिटिव साइन रहता है उसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और जो नेगेटिव साइन रहता है उसका मतलब है जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ठीक है, तो आपका 68 का 2। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फिर से, इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे 2SO2 से O2 प्लस O2 गैस से 2SO3 बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, क्वेश्चन नंबर है 69। ठीक है, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस से 2SO3 गैस बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन कैसे लिख रहे हैं, डी O2 का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, माइनस है मतलब क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है,
2.5 इंटू 10⁴ मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ SO2 विल बी। ठीक है, अगर मैं पूरे के लिए R इज इक्वल टू लिखूँ तो क्या आ जाएगा, हाफ SO2 इज इक्वल टू O2 का कंसंट्रेशन अपॉन dt। ठीक है, ये दोनों आएंगे क्या माइनस में, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ SO3 का कंसंट्रेशन अपॉन dt। ठीक है, अब मेरे से क्या पूछा है, SO2 के लिए डिसअपेरेंस के बारे में पूछा है। R इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही रेट ऑफ डिसअपेयरिंग ऑफ O2 है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.5 इंटू 10⁴, ठीक है, इंटू 2 इज इक्वल टू डिसअपेयरिंग ऑफ SO2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन चला जाएगा 5 इंटू 10⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। आंसर जाएगा आपका फर्स्ट, 69 का फर्स्ट। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी ने ऐसा तो नहीं कर दिया 5.0 को ये डी वाला टिक करके आ गए, है ना, फिर बोलोगे सिली मिस्टेक हो गया। फॉर द रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 से 2NH3 बन, इफ रेट ऑफ disappearance of hydrogen is 1.8 into 10⁵, what is the rate of formation of ammonia मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, N2 + 3H2 से 2NH3 बन रहा है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस dN2 अपॉन dt। ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 dH2 अपॉन dt। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। ठीक है, अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, -1/3, मेरे पास दिया है 1.8 इंटू 10⁵। ठीक है, ये रेट ऑफ डिसअपेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन है, इज इक्वल टू 1/2 NH3/dt। यहाँ से मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, तो मैं ये क्या करूँगा, 1/2 को ट्रांसफर कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2/3 1.8 इंटू 10⁵। ठीक है, 3.6 इंटू 2 1.2 इंटू 10⁵। तो आपका 70 का आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁵, आंसर नंबर बी। समझ में आया? छोटा सा कैलकुलेशन है बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, क्या बोल रहा है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन 2x + y से बन रहा है z। 2x + y से क्या बन रहा है, z बन रहा है। आपको क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z इज, इसके लिए क्या दे दिया है, चलिए सबसे पहले रेट लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 dx अपॉन dt। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा dy अपॉन dt, ये हो जाएगा dz अपॉन dt, ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, आपको क्या दिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z इज इक्वल टू कितना है, 0.05 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, ध्यान देना यूनिट में यहाँ, क्योंकि आवर में भी एक। ठीक है, चलिए 0.05 मोलर पर मिनट, द रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ x विल बी। तो मेरे को इसका वैल्यू पूछा हुआ है, इसका दिया हुआ है, मैं क्या करूँगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.05। ठीक है, 2 को मैं उधर भेज दूंगा, इंटू हो जाएगा 2, तो मेरे पास क्या आ गया, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 5 × 2 = 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.10 मोल पर लीटर पर मिनट, तो 71 का चला जाएगा आपका 3, 0.1 मोलर पर लीटर पर मिनट। आया समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72।
बोल रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ द रिएक्शन आर सेम। ठीक है, बताइए रेट कांस्टेंट मतलब के एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम। तो आपको पता है आर इज प्रोपोर्शनल टू के ए की पावर एन, जो एन होता है वही ऑर्डर होता है। अगर मैं इसको आर इज इक्वल टू के ए की पावर 0 कर दूं, ठीक है, ए की पावर में 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये आर इज इक्वल टू के इंटू ए 1, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए आर इज इक्वल टू 1 होता है कहाँ, 0 ऑर्डर में। तो जो रेट कांस्टेंट का यूनिट रहेगा वही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट रहेगा, किसमें, 0 ऑर्डर में। तो 72 का जाएगा आपका 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। फॉर अ गैसियस रिएक्शन द रेट इक्वेशन इज V इज इक्वल टू के ए का कंसंट्रेशन एंड बी का concentration. If the volume of gaseous system is suddenly reduced to 1/3 of initial volume, the rate would become, ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, सडनली कम हो गया, कितना, 1/3 टाइम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, द रेट वुड बी, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, जो वॉल्यूम होता है बच्चों, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक है, अगर इधर ध्यान दो, अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज करूं कितने टाइम, 1/3 टाइम, तो कंसंट्रेशन कितना टाइम बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू, ठीक है, इधर देखिए ये रेट इक्वेशन दिया है, ये V वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे, वो R के जगह पे V लिख दिया है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, बस डिनोट कर रहे हैं उसको। ठीक है, R इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, के ए इंटू बी, ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या हो गया, दोनों का 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, तो रिएक्शन देखो इस ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के 3A एंड 3B, दोनों क्या है 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो R इज इक्वल टू 9 इंटू के, ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन, 9 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो 73 का जाएगा 2। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 की। ठीक है, तो क्या है, द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर एज लॉग के, क्या दिया मेरे पास, लॉग के इज इक्वल टू 15.0 माइनस 10 टू द पावर 6 अपॉन टी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वैल्यू इज करेक्ट। ठीक है, तो जो रियल इक्वेशन हमारे पास लॉग के इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ ए माइनस, ठीक है, ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये होता है हमारे पास। यहाँ पे देखिए लॉग ए के जगह पे कितना आया है, 15.0, तो ए की वैल्यू कितनी आ सकती है, यहाँ पे मैं एंटी लॉग ले लूँगा, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 15। ठीक है, ए इज इक्वल टू आ गया 10 टू पावर 15। देखते हैं किस में है, 10 टू पावर 15, 10 टू पावर 15, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 में से होगा। ठीक है, देन ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 10 टू द पावर 6 अपॉन टी। ये चीज़ समझ में आया। ठीक है, टी से टी कैंसिल कर दो, देन ई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 10 टू द पावर 6 इंटू आर। ठीक है, आर की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, किलो जूल में है, तो किलो जूल में क्या होता है 8.314, ये होता है जूल में। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको कर दो 1000 से डिवाइड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा क्या, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ई ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1.9 इंटू 10 टू पावर 4 किलो जूल। समझ में आया। तो आपका ऑप्शन नंबर जाएगा फर्स्ट, 74 का फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, क्या दिया हुआ है, के 35 डिग्री अपॉन के 34 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, इज ग्रेटर देन 1, दिस मीन्स दैट रेट इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, के 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज ग्रेटर देन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रेट इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर, रेट डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर, रेट डज नॉट डिपेंड
चेंज इन राइज इन टेम्परेचर ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या है कि देखिए यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो के भी इंक्रीज होगा, के इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, आप लोग बताइए, रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपका 75 का जाएगा फर्स्ट। जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। If the first order reaction involves the gaseous reactants and gaseous product, the unit of its rate R, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, तो मोल पर लीटर तो होगा नहीं गैसेस, तो एटीएम पर सेकंड, ठीक है। तो आपका 76 का जाएगा 3, यूनिट पूछा है, समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। द एक्सप्रेशन शोइंग द चेंज ऑफ रेट कांस्टेंट विल विद टेम्परेचर इज, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है एक्सप्रेशन शोइंग दैट चेंज ऑफ रेट कांस्टेंट विद द टेम्परेचर इज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, तो आपको पता है K इज इक्वल टू आर्हेनियस इक्वेशन से इसकी हमको पता चलता है कि माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई क्या है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है। आर्हेनियस इक्वेशन हमें यही बताता है कि जब हम लोग किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी, या रेट उस रिएक्शन की रेट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो आपका 77 का जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पे क्या दिया है, द प्लॉट ऑफ लॉग के विच इज 1/t इल्ड अ स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ द लाइन वुड बी इक्वल्स टू, ठीक है। तो आपको पता है क्या होता है, द स्लोप बनता है वो होता है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ठीक है। जो मेन इक्वेशन रहता है आपका क्या रहता है, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर 1/t, ठीक है। तो देखो ये तो पूरा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी ये सब, तो जो स्लोप बनता है वो क्या रहता है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। जब लॉग के और 1/t के बीच में क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो जो स्ट्रेट लाइन बनता है उसका स्लोप है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ 78 का जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 79, फॉर अ रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड एज के इज इक्वल टू क्या दिया है, ए इंटू ई माइनस 4000 अपॉन टी, द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन इज, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पे E अपॉन आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, ई ए अपॉन आर की वैल्यू 4000 दी हुई है, ठीक है। और देखिए सब कैलोरी में है, तो आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है 2, तो ई ए इज इक्वल टू 4000 इंटू 2, देन ई ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8000। ऑप्शन नंबर, सॉरी ये 40,000 है, मैंने 4000 लिखा, ठीक है, सब में 0 बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 8000 नहीं 80,000, तो आपका आंसर जाएगा 3, क्वेश्चन नंबर 79 का 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, 80, ठीक है। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलोज द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो 1/, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ K इज इक्वल टू, ठीक है, एल एन के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा 1/t ln, कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखूँगा, कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। K को यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सब में K1 के फॉर्म में लिखा है, तो K1 लिख दिया, K1 इंटू टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ln C0 अपॉन CT, ये आया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंटी लॉग ले लो, ये क्या हो जाएगा मेरे पास लॉग ऑफ, ठीक है, e के पावर K1t इज इक्वल टू C0 CT, ठीक है। यहाँ से अगर मैं C0 लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा CT log e K1t, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ln C0 अपॉन CT, ठीक है, K1/t, ये वाला ऑप्शन भी मैच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे CT
या लॉग लॉग ई के टी वन, ठीक है। तो आपका ए टी का जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे एल एन या लॉग नहीं दिया, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता था। आपका ऑप्शन मैच कर रहा है ए टी का 3, ठीक है। समझ में आया ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, ठीक है। जो हाफ लाइफ पीरियड होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, वो क्या होता है A/2K, ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन नो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो 82 का जाएगा बी, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 83 की, ठीक है। यहाँ पे आपका असर्शन रीजन है, ठीक है। तो वही ऑप्शन है, अगर ए करेक्ट है तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऐसा टाइप से रहेगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 83 क्या दिया हुआ है, एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेयर इज द बेस हाइड्रोलिसिस इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि जब क्या बोलना चाहिए, एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जो एसिड होता है वहाँ पे एज अ कैटलिस्ट काम करता है, लेकिन जब उसी का बेसिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बेस वहाँ पे एज अ कंपोनेंट, एज अ रिएक्टेंट वहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और बेसिक हाइड्रोलिसिस होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एसिड एक्ट्स एट कैटलिस्ट वेयर इज बेस एक्ट एज रिएक्टेंट, दे दिया पूरा असर्शन रीजन, ठीक है। रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 83 का जाएगा ए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। इन ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड एंड कैथोड आर रिस्पेक्टिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। एनोड एंड कैथोड्स आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। करेक्ट है, असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट। तो 84 का जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। 85 देख लीजिए क्या दिया हुआ है। 85 में पहला दिया है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल है यहाँ पे, ठीक है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होता है, ठीक है, उल्टा। और सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियसली होता है क्योंकि डेल्टा जी इसका नेगेटिव रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए बी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, ठीक है, सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है क्योंकि बाहर से हमको एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। डेड बैटरी, डेड बैटरी क्या होता है, नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये हो सकता है। यूज इन स्पेसक्राफ्ट नहीं। सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, डेड बैटरी है तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की बात कर ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए फ्यूल सेल, फ्यूल सेल के लिए क्या है, यूज इन स्पेसक्राफ्ट, तो ए का क्यू एंड आर, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक का सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, बी का एस, बी का एस देखिए इन दोनों में है, और ए का क्यू। तो 85 का जाएगा आपका फर्स्ट। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मैच किया, दो मैच किया, उसके बाद आंसर आ गया, ठीक है। तो मैच द कॉलम आप ऐसे ही करना, करेक्ट मैच करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8086। Kohlrausch law states that at infinite dilution, each ion makes definite contribution to the conductance of an electrolyte, whatever be the nature of the other ion of the electrolyte. Infinite dilution each, ठीक है, पहला दूसरा ऑप्शन पढ़ रहा हूँ मैं। Infinite dilution each ions makes definite contribution to the equivalent conductance of an electrolyte, whatever be the nature of the other ion of the electrolyte, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयंस मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू कंडक्टेंस, ठीक है। तो कोलराश लॉ में आप लोग जानते हैं क्या, कंडक्टेंस में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाता है, ठीक है। कंडक्टेंस की बात कोलराश लॉ में नहीं करते, किसकी बात करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। 86 का आपका जाएगा सेकंड।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 87 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है, क्या बोल रहा है, 0.24 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी वाज लिबरेटेड एनोड। ठीक है बच्चों, एनोड पे क्या हो रहा है, ठीक है, O2 गैस रिलीज हो रही है, कितना, 2.4 लीटर। ठीक है, तो O2 की बात करते हैं तो O-2 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके O2 के फॉर्म में रिलीज बाहर निकल जाती है। ठीक है, जब इसको मैं बैलेंस करूंगा तो मैं कर दूंगा, इसमें यहाँ पे 2 का इंटू कर दूंगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आया, यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन से मतलब यहाँ पे 4 फैराडे का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्या, जब 4 फैराडे का यूज़ करते हैं तो ये कितना निकल रहा है, 2.4 लीटर। ठीक है, अब मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो होता है 2H+। ठीक है, 2H+, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, H2 गैस एट कैथोड। ठीक है, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। ये बात समझ में आया। ठीक है, देखिए 4 फैराडे का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ भी 4 फैराडे का यूज़ हो, 4 फैराडे का यूज़, तो यहाँ पे ये कितना, ये 2 फैराडे का जब यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो ये कितना, जितना बन रहा है ये 2.4 लीटर ही बनेगा ये भी। ठीक है, बट यहाँ पे 4 फैराडे यूज़ किए हैं, तो यहाँ भी 4 फैराडे यूज़ करने के सब में पूरे में इंटू 2 कर दूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स से क्या बनेगा, 2H2 गैस। ठीक है, जब H2 2.4 लीटर निकल रहा था, 2 इंटू 2.4, आंसर कितना आ जाएगा, 4.8 लीटर। ठीक है, 87 का आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, पैसेज ऑफ 96500 कोलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट्स। ठीक है, ये 965 कोलम्स 00 कोलम्स, ये क्या है, ये है 1 फैराडे। ठीक है, लिबरेट्स डैश लीटर ऑफ O2 एट एनडीपी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, चलिए क्या बात कर रहा है, 96500 कोलम्स। ठीक है, अगर इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर यहाँ पे O-4, अगर मैं ऑक्सीजन होता है O-2 से क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये बना लेता है O2। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो जब ये 4 फैराडे का यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे ये कितना, एनटीपी पे 22.4 लीटर लिबरेट होगा, मतलब 1 मोल लिबरेट होगा। ठीक है, बट यहाँ पे कितना फैराडे यूज़ कर रहा है, 1 फैराडे, तो यहाँ पे कितना रिलीज होगा, ये 22.4/4, 1 फैराडे के लिए माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5.6 लीटर्स। तो आपका 88 का जाएगा 1। समझ में आया, जब 4 फैराडे जब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं तो वो 22.4 लीटर वो कहाँ होगा, लिबरेट होगा। ठीक है, समझ में आया, मतलब 1 मोल लिबरेट होगा, लेकिन वहाँ पे कितना, 1 फैराडे यूज़ किए हैं, तो जितना लिबरेट होना चाहिए उसका 1/4 होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। ठीक है, 89 में क्या बोल रहा है, फाइंड द EMF ऑफ द सेल विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, ठीक, निकिल सॉलिड से क्या बन रहा है, निकिल +2। ठीक है, तो इसके लिए ये कहाँ कितना चेंज हो रहा है, 0.001 मोलर। ठीक है, और 2Ag+ से 2Ag सॉलिड बन रहा है, इसके लिए कितना है, 0.001 मोलर। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्या, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल। ठीक है, सब वैल्यू दिया हुआ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 0.059 है, मैं 0.6 ले रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो, 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या है, Ni+2, तो 0.001 अपॉन, ठीक है, मेरे पास क्या है, 0.001 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2Ag है, स्क्वायर से ये कट जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या आएगा, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल कितना है, 1.05 माइनस 0.03। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इंटू log 10 की पावर 3 आ जाएगा सामने, क्या आ जाएगा, 1.05 माइनस 0.09। ठीक है, इंटू log 10 की वैल्यू 1, ये आ जाएगा मेरे पास 1.05 0.09।
ठीक है, 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ पे 0 आ गया 0.96 वोल्ट। ठीक है, देखते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए 0.96 वोल्ट, 89 का 3। ठीक है, ऐसे मैंने 0.059 को 0.06 लिया, मेरा कैलकुलेशन पूरा इजी हो गया। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। A mole of aluminum is deposited by X coulombs of electricity passing through aluminum nitrate solution. The number of moles of silver deposited by X coulomb of electricity from silver nitrate solution is। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, 1 मोल क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, मतलब कलेक्ट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, बाय X coulombs ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे Al, ठीक है, जरूरी Al+3 रहा होगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करके गेन करके क्या बना होगा, Al डिपॉजिट हुआ होगा। ठीक है, तो X कूलम्ब के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को पता है AgNO3 ये अपने आंसर में कैसे ढूंढते हैं, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। ठीक है, अगर X कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो ज़रूर ये 3 टाइम्स होगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, 3Ag प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या बना लेगा, 3Ag। तो Ag के कितने मोल्स आ गए, 3, 90 का जाएगा फर्स्ट। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है, देखिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन द conductance cell 1.5 cm apart while the area of cross section of each electrode is 0.5 centimeter square। द सेल कांस्टेंट, ठीक है, सेल कांस्टेंट होता है G नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है L अपॉन क्या होता है, एरिया। L है लेंथ, कितना दिया है बच्चों 1.5, एरिया कितना है 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, ये है 2 टाइम्स। तो G नॉट इज इक्वल या सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 91 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन A is 40 ohm and that of the solution B is 70 ohm, both solution being taken। ठीक है, both solution is being taken in a same conductivity cell if the equal volumes of the solution A and B are mixed, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मिक्सचर ऑफ यूजिंग सेम सेल। ठीक है, जब इधर देखिए 2 इलेक्ट्रोलाइट्स को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो उसके लिए जो जो उसके मिक्सचर का रेजिस्टेंस उसके लिए फॉर्मूला है 1/Rm 1/2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये फार्मूला है 1/R मिक्सचर इज इक्वल टू 1/2। 1/R1 कितना है 1/40 प्लस 1/70। इसको सॉल्व करते हैं, 1/Rm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा कितना 1110/2800। बात समझ में आ गया, पूरा सॉल्व कर दीजिए। Rm इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 2800/110 काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा 560/11, 5 5s are 55। ठीक है, आगे और मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा 5 5s are 55, 1 बचा, यहाँ पे लीजिए 50, 100 हो गया तो 0.9, 11 9s are 999। तो आपका 92 का जाएगा आंसर फर्स्ट। समझ में आया, इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, a certain current liberates 0.504 gram of hydrogen in 2 hours। How many grams of copper can be liberated by the same current flowing for the same time in CuSO4।
ठीक है। चलिए यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट अपॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है 0.504 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर, यही तो निकालना है, वेट ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना होता है 63/63.5/2, क्योंकि यहाँ पे कॉपर में कितने होता है +2 चार्ज होता है। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ठीक है, वेट ऑफ कॉपर कितना आ गया 16 ग्राम। ठीक है, सारा कैलकुलेशन मैंने करके रखा है, आप भी कैलकुलेट करके बताना आंसर आया कि नहीं। ठीक है, तो 93 का चला जाएगा आपका 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ द हाफ सेल, ठीक है, एफ ई से एफ ई प्लस टू इज 0.44 वोल्ट एंड स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ द हाफ सेल सी यू से सी यू प्लस टू इज -0.32 वोल्ट देन, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, मेरे पास हाफ सेल है एफ ई, ठीक है, से क्या बन रहा है एफ ई प्लस टू, मतलब ये क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और मेरे पास क्या है सी यू से सी यू प्लस टू, ये भी क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हाँ ठीक है, ये है 0.44 वोल्ट और ये -0.32 वोल्ट। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, देखिए सी यू ऑक्सीडाइजेज एफ ई प्लस टू आयन, देखिए सी यू खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहे तो दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक, सेकंड ऑप्शन है सी यू प्लस टू ऑक्सीडाइजेज एफ ई, सी यू प्लस टू क्या हो रहा है यहाँ पे देखो रिड्यूस हो रहा है, देखा जाए तो सी यू प्लस टू, अगर मैं रिएक्शन को उल्टा कर दूं सी यू प्लस टू रिड्यूस हो रहा है, मतलब एफ ई को क्या कर सकते हैं ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट लग रहा है। आगे देखते हैं, सी यू रिड्यूसेस एफ ई टू प्लस आयन, सी यू खुद ही क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और एफ ई प्लस टू क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। ठीक, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, इधर देखिए मेरे पास एफ ई प्लस, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं सी यू प्लस टू, तो मेरे पास क्या बनेगा एफ ई प्लस टू, ठीक है, प्लस क्या बनेगा मेरे पास एफ ई प्लस टू और यहाँ पे सी यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पे सी यू क्या कर रहा है, सी यू एफ ई प्लस टू आयन को रिड्यूस, ठीक है, सी यू खुद ऑक्सीडाइज होगा तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है आपका। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है सी यू प्लस टू एफ ई प्लस टू को रिड्यूस कर, एफ ई रिड्यूस नहीं हो रही, एफ ई यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए आपका दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, एक तो सी यू प्लस टू क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको एफ ई को। ठीक है, तो सी यू प्लस टू एफ ई को यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, और सी यू रिड्यूस कर रहा है एफ ई प्लस टू आयन को। ठीक है, तो इधर देखिए जब आपको वो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं तो आपको पता है ऊपर वाले एलिमेंट्स, ठीक है, नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और रिड्यूस या ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो आपका 94 का जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द सेल। 95 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कॉपी में कराए भी होंगे इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, एस एन सॉलिड से 2 Ag प्लस एक्वस बन रहा है। ठीक है, और Sn प्लस 2 एक्वस बन रहा है और Ag सॉलिड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वोल्टेज कब बढ़ेगा। ठीक है, तो जब आप लोग जानते हैं कि ई ऑफ द सेल क्या होता है ई नॉट ऑफ द सेल माइनस, ठीक है, ये होता है 2.303, ठीक है, सॉरी ये होता है 0.06 अपॉन n लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये होता है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, ये वैल्यू जितना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, तो ई नॉट सेल से उतना ही ज़्यादा कम होगा, मतलब ई सेल कम आएगा।
ठीक है। तो ये वैल्यू हमको छोटा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम करना पड़ेगा। तो इधर ध्यान दीजिए, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Sn+2 आयंस, ठीक है। Sn+2 मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू बड़ा आएगा और इन आउट सेल से, ठीक है, तो इन आउट सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन, ठीक है। तो Ag+ आयन का कंसंट्रेशन हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, ये वैल्यू सॉरी छोटी आएगी, और इन आउट सेल से कम वैल्यू घटाना पड़ेगा तो इन आउट सेल बढ़ेगा। तो 95 का आ गया 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की, ठीक है। क्या दिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर Fe+2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe बन रहे हैं, ठीक है। क्या दिया है, Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन रहा है, Fe। इसके लिए, ठीक है, ई नॉट क्या है, -0.44 वोल्ट, ठीक है। और मेरे पास सेकेंड क्या दिया हुआ है, Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन रहा है, Fe। इसके लिए क्या है, 0.036 वोल्ट, ये भी है माइनस में। अब मेरे को जो टारगेट इक्वेशन चाहिए वो क्या है, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, Fe+2, ठीक है। ये मेरे पास टारगेट है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको मैं पलट रहा हूँ, उसके बाद लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, Fe+2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा Fe से Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे ये पलट रहे तो ये हो जाएगा +0.44 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन 2 को, Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर्मेशन क्या हो रहा है, Fe का, इसके लिए है -0.036 वोल्ट, ठीक है। इधर देखिए जो दोनों साइड उसको काट दीजिए, यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये कटेगा, यहाँ पे बचेगा इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास क्या आ गया, Fe+3, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, Fe+2, ठीक है। अब इधर देखिए मैंने ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को ऐड किया है तो मेरे पास ये टारगेट इक्वेशन आ गया। इनको हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या इसमें इनको कन्वर्ट करना है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन को है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ -1 F E0, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, माइनस, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो मैं लिख सकता हूँ 2F E0 कितना है 0.44, ठीक है, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। एंड F कितना है F, ठीक है, इंटू E कितना है यहाँ पे -0.036, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पूरे इक्वेशन आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा +0.772 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग करिए, यहाँ तक आपका केमिस्ट्री खत्म, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन माइनर सा, ठीक है। तो आपका 96 का जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, 97 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 97। एट इक्विलिब्रियम, तो आपको पता है इक्विलिब्रियम पे ई ऑफ द सेल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और डेल्टा जी भी 0 हो जाता है, बट डेल्टा G0 क्या होता है, वो <0 होता है। बात समझ में आया, तो 97 का आपका जाएगा बी या 2, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की, ठीक है। यहाँ पे क्या EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, तो E0 ऑफ द सेल, ठीक है, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे होगा E0 ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। E कैथोड मेरे पास कितना है बच्चों, E कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है Au+3 से Au,
तो कितना दिया हुआ है मेरे पास 1.50 माइनस, ये एनोड पे, एनोड पे था ऑक्सीडेशन और यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ माइनस में, ठीक है। Ni प्लस 2 से Ni, यहाँ पे रिडक्शन वैल्यू दी हुई है माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस 0.25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1.75 वोल्ट, ठीक है। तो आपका 98 का चला जाएगा सी, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, नॉट शी इज द, सी इज द राइट आंसर या 3 इज द, ठीक है। 99 इन द इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन ऑफ मेटल्स द मेटल्स अंडरगोइंग कोरोजन, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं वो एज एक्ट करते हैं क्या एनोड, क्योंकि मेटल्स का क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो 99 का चला जाएगा ए, जब भी कोरोजन होगा मेटल्स का तो मेटल्स एक्ट करते हैं एज अ एनोड, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। वाटर से और मॉइस्चर से एंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, तो 99 का जाएगा ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। When a lead storage battery is charged, it act as, ठीक है, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि लेड स्टोरेज जो बैटरी होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, ठीक है। तो आपका 100 का चला जाएगा बी, ठीक है। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन आज डिस्कस कर लिए, ठीक है। वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। हम लोग के कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियोस थोड़ा लेट से अपलोड हो रहे हैं, पर इसको जल्दी से जल्दी नेक्स्ट टेस्ट तक पूरा सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सब सोल्यूशन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप फिर से मेरे से अकेडमी में आके सारे क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा। God, ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर, जो भी चाहिए ले लेना।